हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस के इस अध्याय में आज हम अध्ययन करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा अदर एनिमल्स में होता है, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स में भी फ्रेश ऑक्सीजन को सेल्स द्वारा सेल्स तक पहुंचाने के लिए एवं सेल से उत्पन्न जो ऑक्सीजन CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बाहर निकालने के लिए ह्यूमन बीइंग में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, इसका वर्णन आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में वन पेयर एक्सटर्नल नेयर्स या नोस्ट्रिल्स कह सकते हैं उनको, नोस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेयर्स। तो जैसे ये है, ये ह्यूमन बीइंग में ये एक्सटर्नल नेयर्स हैं जिनके द्वारा इनटेक ऑफ एयर, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर का कार्य होता है। और पिछले वीडियो में आप ये भी पढ़ चुके हैं कि ये बकल कैविटी है। तो बकल कैविटी जो फूड के इंजेस्ट करने के काम आती थी, और ऊपर जब नेजल, ये जो एक्सटर्नल नेयर्स हैं ये खुलते हैं नेजल कैविटी में, या नेजल चेम्बर्स कह सकते हैं उनको, नेजल कैविटी या नेजल चेम्बर। तो ये नेजल कैविटी है, यहां पर नेजल कैविटी। और ये बकल कैविटी और नेजल कैविटी जिस स्ट्रक्चर के द्वारा आपस में सेपरेट होते हैं उसे पैलेट कहते हैं। तो एक्सटर्नल एपर्चर्स नोस्ट्रिल्स ओपन्स इनटू नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में तीन चीजें होती हैं। नेजल कैविटी में तीन पार्ट होते हैं नेजल कैविटी में। तो इसका जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट, इसमें हेयर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को रोकने का कार्य करते हैं। जो मिडिल पार्ट होता है नेजल कैविटी का, मिडिल पार्ट में ये ग्लैंडुलर होता है और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से लाइंड होता है, और इसमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, म्यूकस सीक्रेट करती हैं। तो इसमें मिडिल पार्ट में म्यूकस होता है जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का कार्य करता है। और इसके अलावा इसी पार्ट में ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स, दिस पार्ट इज रिच इन ब्लड वेसल्स। तो वहां पर हेयर्स हैं आउटर पार्ट में जो डस्ट पार्टिकल को रोकेंगे। यहां पर म्यूकस भी डस्ट पार्टिकल को चिपका लेगा। उसके उपरांत ब्लड वेसल्स इनकमिंग एयर को वार्म करने के काम आएंगी। तो इसलिए नेजल ब्रीदिंग इज यूजफुल देन माउथ ब्रीदिंग, बिकॉज क्लीनिंग, फिल्टरिंग एंड वार्मिंग ऑफ एयर, इनकमिंग एयर takes place during the nasal breathing. इसके बाद जो इसका अपर पार्ट है नेजल कैविटी का, नेजल कैविटी का जो अपर पार्ट है उसमें ऑलफैक्टरी नर्व्स होती हैं। ये ऑलफैक्टरी रीजन होता है जिसमें ऑलफैक्टरी नर्व्स होती हैं। ये ऑलफैक्टरी नर्व्स सीधे ब्रेन को सेंस ऑफ स्मेल पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार से ये नेजल कैविटी हो गई। नेजल कैविटी का जो पोस्टीरियर एंड है, नेजल कैविटी का जो पोस्टीरियर एंड है, ये
इंटरनल नेयर्स के द्वारा यहां पर खुलता है फेरिंग्स में। ये वाला भाग फेरिंग्स है, ये पूरा भाग है जो ये वाला भाग फेरिंग्स। तो तीसरा इंटरनल नेयर्स के बारे में हमने बताया। इंटरनल नेयर्स के द्वारा नेजल कैविटी कहाँ खुलती है? फेरिंग्स में। तो अगला पार्ट फेरिंग्स। फेरिंग्स को यहाँ पर अगर हम देखें तो फेरिंग्स को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जहाँ इंटरनल नेयर्स खुलते हैं तो वे वाला भाग नेजोफेरिंग्स। दूसरा भाग जो बकल कैविटी के ठीक सामने, जो बकल कैविटी से एसोसिएटेड होता है, इसे ओरोफेरिंग्स, बकल कैविटी या ओरल कैविटी, तो इसे ओरोफेरिंग्स कहते हैं। आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये फूड पाइप होती है और ये विंड पाइप जिसे ट्रेकिया कहते हैं। विंड पाइप ट्रेकिया होती है। ट्रेकिया के अपर पार्ट पर, ओपनिंग पर एक वॉइस बॉक्स, स्वर यंत्र होता है। वॉइस बॉक्स जिसे लैरिंक्स कहते हैं। तो लैरिंक्स के पास वाला जो भाग है फेरिंग्स का, वह भाग जो इस स्वर यंत्र के पास होता है उसे लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। लैरिंजोफेरिंग्स। तो इस तरह से ये फेरिंग्स के तीनों भाग हो गए जो लैरिंग्स के पास है। तो लैरिंग्स क्या है इसको सुनिए। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो साउंड प्रोडक्शन ऑर्गन, एक तरह से ये तो साउंड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। वोकल कॉर्ड्स, ये लैरिंग्स पूरा कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो ट्रेकिया के अपर पार्ट पर पाया जाता है। ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं ये क्या हैं? फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, और जैसे ही एयर आती है तो उनमें वाइब्रेशन होता है और एक साउंड प्रोड्यूस होती है, और इस साउंड को हम स्पीच में कैसे बदलते हैं? पैलेट के द्वारा, टंग्स के द्वारा, लिप्स के द्वारा इसको हम स्पीच में बदल लेते हैं। जैसे ही प्यूबरिटी प्राप्त करते हैं मेल और फीमेल, तो मेल में थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो ये लैरिंग्स चूंकि ये स्वर उत्पन्न करता है इसलिए वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स के बाद ये ट्रेकिया जो विंड पाइप है इसके बारे में देखते हैं। नंबर 6 ट्रेकिया। ये ट्रेकिया विंड पाइप होती है और ये विंड पाइप आगे चलकर थोरेसिक कैविटी में पहुंचकर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। थोरेसिक कैविटी, आप कंफ्यूज ना हो, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। जैसे कोई ये ह्यूमन बीइंग है, आप सोचेंगे थोरेसिक कैविटी क्या है, तो इसका जो ह्यूमन बीइंग में इसका जो डिवीजन होता है हेड, नेक, थोरैक्स और एब्डोमेन, तो जहां पर ये स्टर्नम होता है और रिब्स होती हैं, तो इसके अंदर का जो पार्ट है, इसके अंदर की जो कैविटी है, तो यहाँ तो थोरेसिक कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी जहाँ पर हार्ट्स और लंग्स स्थित होते हैं, और जहाँ पर विसरल ऑर्गन्स, स्टमक वगैरह स्थित होते हैं, उसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर के द्वारा अलग रहते हैं, सेपरेट होते हैं, जिसे डाईफ्राम कहते हैं। डाईफ्राम भी ब्रीदिंग में हेल्प करता है। कैसे करता है इसकी आगे चर्चा करेंगे अभी। तो मैं कह रहा था ट्रेकिया थोरेसिक कैविटी में पहुंचकर 2 भागों में डिवाइड हो गई है,
जिन्हें ब्रोंकी, प्लूरल ब्रोंकी है, सिंगुलर ब्रोंकस लिखूंगा मैं यहां पर, ब्रोंकस, दो ब्रोंकस बन गए हैं। अब ये दो ब्रोंकस थोरेसिक कैविटी में अपने अपने तरफ के लंग्स में प्रवेश करते हैं। तो लंग्स में प्रवेश करते हैं और थोरेसिक कैविटी में जो लंग्स स्थित होते हैं, तो अब हम लंग्स की चर्चा करते हैं। लंग्स, ये थोरेसिक कैविटी में वन पेयर लंग्स स्थित होते हैं। ये लेफ्ट लंग, ये राइट लंग। यहां पर आप देख रहे हैं जो लेफ्ट लंग में केवल एक फिशर या ग्रूव कह सकते हैं, ऑब्लिक फिशर होती है, जिसके द्वारा यह दो लोब में बटा होता है। मगर जो राइट लंग है उसमें एक ऑब्लिक फिशर और एक हॉरिजॉन्टल फिशर के द्वारा उसमें तीन लोब होते हैं। इस प्रकार से ये राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट लंग। यहां पर एक छोटा सा डिप्रेशन जो दिखाई दे रहा है, इसे कार्डियक नोच कहते हैं। कार्डियक नोच, जहां पर हार्ट स्थित होता है और हार्ट के दोनों तरफ, यहां पर बीच में हार्ट स्थित होता है, हार्ट के दोनों तरफ ये लंग्स स्थित होते हैं। प्रत्येक लंग के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ईच लंग इज सराउंडेड बाय ए कवरिंग कॉल्ड प्लूरा। ये प्लूरा जो है, ये वाली जो प्लूरा, यह एक डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। डबल मेम्ब्रेन, दो प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल स्पेस होता है, जिसके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। यह लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखिएगा। जैसे ही ब्रोंकस लंग्स में एंटर करती है, तो ये प्राइमरी ब्रोंकस थी, ट्रेकिया से डिवाइड होकर प्राइमरी ब्रोंकस थी, यह डिवाइड और रीडिवाइड होती है। तो इसके बाद इसका ब्रोंकस का हम लंग्स के अंदर किस प्रकार से डिवाइड और रीडिवाइड होती है, यह वर्णन करेंगे। तो इसे कहते हैं ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है, जो ट्रेकिया थी, इसकी ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस। और ये ग्लोटिस है, यह एक कार्टिलेजिनस फ्लैप या कार्टिलेजिनस, एक कार्टिलेज का बना हुआ टुकड़ा, उससे ये ग्लोटिस है और इसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, ये ग्लोटिस और इसके ऊपर कार्टिलेजिनस फ्लैप को एपीग्लोटिस कहते हैं। तो एपीग्लोटिस वैसे तो खुली रहेगी, रेस्पिरेशन के टाइम पर तो खुली रहेगी है, लेकिन जिस समय फूड को, जिस पल, जिस क्षण निगला जाता है, उस समय यह फूड पार्टिकल को अंदर जाने से रोक देती है। ट्रेकिया में फूड पार्टिकल की एंट्री को रोक देती है। तो इस प्रकार से कार्टिलेजिनस फ्लैप या एपीग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू ट्रेकिया ड्यूरिंग द स्वेलोविंग ऑफ फूड। तो मैं चर्चा कर रहा था ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई की। तो किस प्रकार से अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है, देखिएगा ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया ये डिवाइड हो गई। तो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस फिर लंग्स में अंदर जाके डिवाइड हो गए। ये सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस पुनः डिवाइड हुआ।
ये टर्सरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस पुनः डिवाइड हुआ, इनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स पुनः डिवाइड हुआ छोटी छोटी एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट फाइनली टर्मिनेट इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई। प्लूरल एल्वियोलाई कहते हैं, सिंगुलर एल्वियोलस। तो इस प्रकार से ये एल्वियोलाई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक ये एक्सटर्नल लेयर से ऑक्सीजन किस प्रकार से नेजल कैविटी में आई, फिर बकल कैविटी, फेरिंग्स में आई, फेरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, अब यहाँ आ चुकी है एल्वियोलाई में आ चुकी है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये एल्वियोलाई जैसे थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है और एक सैक, एयर सैक है, और ट्रैकिया और ये प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, ये भी थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर हैं। अब थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर हैं, अब सांस जैसे जोर जोर से लेते हैं और फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, कई बार एथलीट्स वगैरह दौड़ते हैं जब, तो फोर्सफुल ब्रीदिंग में ये कोलैप्स ना हो जाएं, इसलिए ट्रैकिया और ये प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, ये सभी दे आर सपोर्टेड बाई कार्टिलेजिनस रिंग्स। इन पर कुछ कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स पाई जाती हैं, जिससे दीज कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रिवेंट द ट्रैकिया एंड ब्रोंकस फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग। कई बार ये प्रश्न अलग से आ जाता है कि व्हाई डज ट्रैकिया नॉट कोलैप्स ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग, तो इसका आंसर यही है, इसलिए नहीं सिकुड़ती, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड बाई सम कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो इस प्रकार से अब एयर आ चुकी है, फ्रेश एयर आ चुकी है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई जो है यह एक ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क से सराउंडेड रहता है, तो इसके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज रहती हैं और इस तरह से इसके पास जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल में यहां जो O2 आई एल्वियोलस में, जो O2 है वह ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी और ब्लड की जो CO2 है वह एल्वियोलस में डिफ्यूज हो जाएगी। ब्लड में जो CO2 मौजूद है, जो टिश्यूज के द्वारा उत्पन्न जो CO2 आई, तो इस प्रकार से एल्वियोलाई इज आर द प्लेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां पर फंक्शन है एल्वियोलाई का, एल्वियोलाई इज द प्लेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अब गैसियस एक्सचेंज हो गया है, अब ये गैसेस, इन गैसेस को क्या पता, O2 को क्या पता यहीं जाना है, CO2 को क्या पता यहां जाना है, तो ये इनके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर शॉर्टकट में इसे PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है PCO2। तो यहाँ हाई PO2 होता है, यहाँ लो PO2 होता है, इसलिए ऑक्सीजन हाई से लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूज हो जाती है। और ऐसे ही PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी यहाँ ब्लड में हाई होता है, यहाँ लो होता है, इसलिए ये CO2 भी यहाँ पर एल्वियोलस में डिफ्यूज हो जाती है। और इस प्रकार से जिस रास्ते से O2 आई थी, O2 ने ट्रेवल किया और उसी रास्ते से CO2 वापस बाहर निकाल दी जाती है। तो ये O2 किस प्रकार से ब्लड से होकर टिश्यूज तक जाएगी और टिश्यूज से उत्पन्न CO2 किस प्रकार से यहाँ तक आएगी। और
ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और इसके बाद ये ब्रीथिंग में कौन कौन से ऑर्गन्स, जो रेव्स, स्टर्नम और ये डायफ्राम वगैरह क्या रोल प्ले करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे आपसे।